कॉस्ट ही वो फैक्टर है जो बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि इंडिया की मेडिकल एजुकेशन जो है इट इज़ वेरी कॉस्ट इनहिबिटिव। जब भी एडमिशन का टाइम आता है, नीट हो जाता है, तो सभी पेरेंट्स वो एक रेस में होते हैं या बच्चे भी, बिकॉज दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम। आज की डेट में हमें ये नहीं देखना है कि सस्ता कहाँ पे है, आज की डेट में हमें ये देखना है कि एनएमसी की गाइडलाइंस 101% इन ट्रू दिस लेटर एंड स्पिरिट कहाँ हमारी फॉलो हो रही। वही बच्चे नेक्स्ट एग्जाम में बैठ सकते हैं जिनकी डिग्रीज एफएमजीएल गाइडलाइन 2021 के हिसाब से इक्विवेलेंट होगी इंडियन एमबीबीएस के बराबर। हर साल हजारों बच्चे एमबीबीएस करने का ख्वाब देखते हैं, पर जम्मू कश्मीर में सीट्स 2000 से भी कम है। तो सीधी सी बात है, वो रुख करते हैं बाहर की तरफ। जब वो इंडिया में ही एमबीबीएस करने की सोचते हैं तो कई बच्चों को एक हर्डल आता है, वो है कॉस्ट हर्डल। तो उस वजह से जो मेजॉरिटी है वो जाते हैं इंडिया से भी बाहर। अब उसमें भी एक रिक्वायरमेंट है, एनएमसी गाइडलाइंस, जो आगे उनकी डिग्री की वैलिडेशन के लिए, लाइसेंसिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये जो गैजेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है करियर के लिए, आगे के करियर के लिए, जो डिग्री के बाद एक्चुअली ऑन ग्राउंड सामने आता है। क्योंकि जैसा मैं पहले से कहती आ रही हूँ, करियर सिर्फ एक नौकरी का नाम नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी के सबसे अहम फैसलों में से एक है। और इसी फैसले को आसान बनाने के लिए कश्मीर लाइफ और एसएस करियर कंसल्टेंसी लाए है करियर टॉक्स। करियर टॉक्स के एक और शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। आज हमारे इस शुमारे में हमने दावत दी है एक बार फिर से बशारत हुसैन को, जो कि सीईओ है एसएस करियर कंसल्टेंसी के। बशारत साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। शुक्रिया। देखिए, जब हम एमबीबीएस की बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, काफ़ी स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कश्मीर से बाहर जाना, जिसमें प्रेफर्ड रहता है इवन अब्रॉड, क्योंकि जो इंडिया में कॉस्ट फैक्टर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब ये फैसला करना है एक बच्चे को कि उसे कश्मीर से बाहर जाना है, इंडिया से बाहर जाना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो सबसे पहले हमें ध्यान में रखनी है एमबीबीएस के लिए बाहर जाने से पहले? जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई छोटा काम है या बड़ा काम है, हमें ये देखना है कि इस काम के लिए जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए रूल्स रखे हैं या रेगुलेशंस रखे हैं या लॉज रखे हैं, वो हमें इन एनी केस फॉलो करने हैं। इसी तरह जो एमबीबीएस अब्रॉड है, इसके लिए भी कुछ रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुरतब किए थे। इसका हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। इसका जो पहला एक्ट बना था, जिसको हम कहते हैं आईएमसी एक्ट, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट निकाला कि एमबीबीएस इंडिया के लिए रूल्स रेगुलेशंस क्या रहेंगी, या कोई बच्चा अगर बाहर एमबीबीएस करने के लिए जा रहा है उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और बीच बीच में ये एक्ट अमेंड होता रहा। लास्ट पे ये एक्ट 2004 में फिर से अमेंड हुआ। उसमें मैं आपको एक जो उसमें बड़ी चेंज आई 2004 में, वो ये है कि 2004 के बाद जो भी बच्चा बाहर की किसी भी कॉलेज में या किसी की कंट्री में एमबीबीएस करने के लिए गया, उसको वापस आके एक टेस्ट देना लाजमी कर दिया गवर्नमेंट ने, जिसको हम एफएमजी टेस्ट बोलते हैं या स्क्रीन टेस्ट बोलते हैं। जो बच्चे 2004 से पहले गए थे उनको ये टेस्ट नहीं देना पड़ता था। 2004 में ये सबसे बड़ी अमेंडमेंट आ गई इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 में, कि जो भी बच्चा बाहर एमबीबीएस करने के लिए जाएगा उसको ये टेस्ट देना लाजमी है। और उसके बाद जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, इसके बाद जो लेटेस्ट अमेंडमेंट इस एक्ट की है, वो 18 नवंबर 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने गैजेट में पब्लिश की है। ठीक, तो इसमें जो 2021 में लेटेस्ट गैजेट आया, इसमें ऐसी कौन सी गाइडलाइंस है, कौन से प्रोविजंस है जो एक बच्चे को ज़रूरी पता होनी चाहिए ये फैसला करने से पहले कि हम बाहर जाए या नहीं, या कहाँ जाए? देख लीजिए, 2021 से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एमसीआई था उस टाइम पे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने एक लिस्ट मुरतब की थी। हर किसी कंट्री में, हर किसी कॉलेज में उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई थी कि आप किस कंट्री में किस कॉलेज में जा सकते हैं। वापस आके आपको यहाँ वो एफएमजी टेस्ट देना है, और निकलने से पहले आपको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेनी है, और वापस आके आपको एफएमजी टेस्ट देना है। आपने वो एफएमजी टेस्ट पास किया तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड है। लेकिन 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू एनएमसी ये टोटल जो ये सिस्टम है ये टोटल रिवैम्प किया, और इसमें नई गाइडलाइंस, नई कंडीशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाई।
तो वो गाइडलाइंस हम इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। जो भी बच्चा बाहर जाएगा उसको वो गाइडलाइंस पढ़नी चाहिए और समझनी चाहिए। और अक्सर बच्चे हमें कहते हैं जी हमें पता है कि ये गाइडलाइंस क्या है, बट दे डोंट एक्चुअली रीड द गाइडलाइंस इन बिटवीन द लाइन्स। मैं हर किसी पेरेंट, हर किसी स्टूडेंट को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये एडवाइस करता हूँ कि उन गाइडलाइंस को इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट आप अंडरस्टैंड करो। और अगर आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे फिर आप खुद डिसीजन कर लो कि आपको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, ये जो गाइडलाइंस है 2021 की, इसमें पर्टिकुलरली बताया गया है कि जहाँ पे आप किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में अगर आप MBBS की डिग्री हासिल करेंगे, सो इट शुड बी इक्विवेलेंट जो है इंडिया की डिग्री, जहाँ पे अगर आप इंडिया में MBBS करेंगे, इन टर्म्स ऑफ चाहे वो क्लिनिकल ट्रेनिंग हो, ड्यूरेशन हो, कोर्स वर्क हो, इंटर्नशिप हो, ये इसमें इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो अब क्या लगता है ये गाइडलाइंस है क्यों? बेसिकली इसका पॉइंट क्या है कि अगर कोई बच्चा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ रहा, वो हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है, कश्मीर में नहीं, तो वहां पे फिर भी उसको वही कोर्स वर्क, वही ड्यूरेशन, वही इंटर्नशिप टाइम, ये क्यों जरूरी है एक बच्चे के लिए? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये निकाल, सिंपल मैं इसको क्रक्स में ऐसे बताता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इंटेंशन है कि आप जिस भी कंट्री में जाएंगे वहां का सिस्टम हमारे इंडिया के सिस्टम के साथ 101% अलाइन होना चाहिए। वहां का सिलेबस और करिकुलम एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो हमारे इंडिया में फॉलो हो रहा है। वहां की जो टाइम ड्यूरेशन है वो इंडिया के MBBS के बराबर हो या इससे ज्यादा हो, किसी भी सूरत में इससे वो कम नहीं हो। इसी तरह जो वहां की इंटर्नशिप है, उस इंटर्नशिप का सिस्टम नॉट ओनली कि वहां की इंटर्नशिप आपको 1 साल करनी है, बल्कि जो इंटर्नशिप का पैटर्न रहेगा, इंटर्नशिप में आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्लिनिकल रोटेशन होती है और वहां भी उसी पैटर्न में, उसी टाइम ड्यूरेशन में, इसमें NMC का जो हमारा शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 में मेंशन किया गया है कि उस कंट्री में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए और किस सब्जेक्ट की क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए। सिमिलरली कि इंटर्नशिप वहां की कितनी टाइम की होनी चाहिए, किस डिपार्टमेंट में आपको कितने वीक्स देने हैं, किस डिपार्टमेंट में आपको कितने डेज देने हैं, किस डिपार्टमेंट में आपको कितने मंथ्स देने हैं, और ये सारा सिस्टम हमारा अलाइन होना चाहिए एज पर द इंडियन मेडिकल कॉलेजेस। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस होल इंटेंशन जो इस गाइडलाइंस के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। आपने एक बात कही कि ड्यूरेशन कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए, क्या दोनों ही सूरतों में? नहीं, ड्यूरेशन कम नहीं होनी चाहिए। या तो इंडिया का जो 54 मंथ्स का MBBS कोर्स है, या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन इससे कम किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो सकता है लेकिन इसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन इससे कम किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लेस देन 54 मंथ्स। दैट मीन्स कि 4.5 साल का कोर्स कम से कम होना चाहिए। और इसके बाद इंटर्नशिप 12 महीने की सेपरेट होनी चाहिए। आई विल नॉट से 1 ईयर, आई विल एग्जैक्टली से इट शुड बी 12 मंथ्स। अच्छा, मुझे बताइए कि लास्ट टाइम भी जो हमारा डिस्कशन रहा कि माइग्रेशन भी, अगर माइग्रेट भी कर रहा है स्टूडेंट, वो भी नहीं होना चाहिए, वो डिग्री वैलिड नहीं रहती है फिर इंडिया में। अगर आपने 2 अलग जगह पे क्लिनिकल ट्रेनिंग कहीं पे की, इंटर्नशिप कहीं पे की, या कुछ कोर्स आपने कहीं पे किया, कुछ कोर्स दूसरी यूनिवर्सिटी में किया, इससे वैलिड नहीं होता है। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ सकती है इससे? नहीं, जो नई गाइडलाइंस हमारी FMGL गाइडलाइन जिसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट 2021, उसमें ये कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है कि जहां पे आप अपना MBBS कोर्स करोगे, सेम यूनिवर्सिटी में, सेम इंस्टीट्यूशन में जो उस इंस्टीट्यूशन का एफिलिएटेड हॉस्पिटल होगा, उसी में आपको इंटर्नशिप का प्रोग्राम भी कंप्लीट करना है। यू कैन नॉट चेंज द यूनिवर्सिटी, यू कैन नॉट चेंज द कॉलेज, यू कैन नॉट चेंज द हॉस्पिटल। कि आप अगर 6 महीने एक हॉस्पिटल में कर रहे हैं, 6 महीने दूसरे हॉस्पिटल में कर रहे हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं। दैट बोथ द हॉस्पिटल शुड बी एफिलिएटेड विद द सेम मेडिकल कॉलेज। अगर वो सेम मेडिकल कॉलेज में है, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, दैट्स ओके। बट ये नहीं होना चाहिए कि आप एक डिफरेंट कॉलेज में 2 साल पढ़ रहे हो, एक डिफरेंट कॉलेज में 2 साल पढ़ रहे हो, 1 साल आप कहीं और दे रहे हो, और इंटर्नशिप आप किसी तीसरे इंस्टीट्यूशन में कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कोई बच्चा ऐसा कोर्स कर रहा है तो उसकी डिग्री किसी भी सूरत में इंडिया में वैलिड नहीं रहेगी। जी देखिए, जो पिछले कुछ टाइम से काफ़ी स्टूडेंट्स कहीं मतलब अलग अलग कंट्रीज में थे, फिर कुछ कंडीशंस हुई क्रिएट, अगर हम पिछले कई सालों की बात करेंगे, नॉट इवन वन कंट्री, डिफरेंट कंट्रीज, जहाँ पे फिर स्टूडेंट्स प्रेफर्ड कि वो माइग्रेट करें टू अनदर कंट्री जहाँ पे शायद कंडीशन थोड़ी स्टेबल हो।
तो क्या उनकी डिग्रीज यहाँ पर फिर वैलिड होगी उन कंडीशंस में, क्योंकि वहाँ पे जैसा कि हम कहेंगे कुछ अनरेस्ट हो गया एंड दे माइग्रेटेड टू अ डिफरेंट कंट्री, वो वैलिड रहेंगी वो डिग्रीज? पहले ये बड़ा इशू जो हमारा आ गया ये यूक्रेन वार के बाद शुरू हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको पर्टिकुलरली एक परमिशन दी कि वो क्योंकि यूक्रेन में वार हो गई वहाँ तो कंडीशंस रहने के लायक नहीं थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रॉपर नोटिफिकेशन निकाली कि वो बच्चे माइग्रेट कर सकते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज में और उनके लिए वो वैलिड है। लेकिन विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी कैन नॉट हैव एनी माइग्रेशन। अगर कहीं पे भी ऐसी कोई सिचुएशन है सो उन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रुजू करना है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको परमिट करती है कि वो किसी दूसरे इंस्टीट्यूशंस में जाए तो वो जा सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन ऑफ माइग्रेशन। मतलब ये अभी तक सिर्फ यूक्रेन के अभी टाइम पे तक ये जो जो हुआ अप्रूवल आया था अभी उसके तक बाद ये कहीं से सिर्फ नहीं आया। अप्रूवल आ गया जब यूक्रेन में वार हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए प्रॉपर अप्रूवल दिया और उन बच्चों ने माइग्रेट किया डिफरेंट कंट्रीज में, उनको कोई इशू नहीं। लेकिन उसके बाद किसी को ऐसा ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं है बिकॉज दैट वाज अ वन टाइम एग्जाम्पशन। देखिए और एक चीज़ है जो इंटर्नशिप ड्यूरेशन है अबाउट 12 मंथ। आई वांट यू टू टॉक अबाउट दैट। ये जो इंटर्नशिप पीरियड लिखा गया है स्पेसिफिकली इट शुड बी 12 मंथ पीरियड। क्या ये हर कंट्री में हो, इज इट पॉसिबल कि हर कंट्री के रूल्स ऐसे ही होंगे कि इंटर्नशिप को लेके? देख लीजिए, अगर हम इन गाइडलाइन से पहले की बात करेंगे, देयर वर सो मेनी कंट्रीज, उनका एक इंटीग्रेटेड एमबीबीएस कोर्स हुआ करता था। वो 6 साल का होता था। उस इंटीग्रेटेड एमबीबीएस कोर्स में इंटर्नशिप का कोई प्रोविजन नहीं था। वो 6 साल के बाद कोई कंट्री एमबीबीएस की डिग्री प्रोवाइड करती थी और कोई कंट्री एमडी की डिग्री प्रोवाइड करती थी। उस वक्त उनके पास कोई इंटर्नशिप का अलग प्रोविजन नहीं था क्योंकि उस वक्त वो रिक्वायरमेंट भी इंडिया में नहीं थी। लेकिन आफ्टर दिस एफएमजीएल गाइडलाइंस कुछ कंट्रीज ने अपने रूल्स चेंज किए। उन्होंने ये 6 साल का जो कोर्स था उसको डिवाइड किया 2 हिस्सों में, एमबीबीएस के 5 साल और 1 साल की इंटर्नशिप। तो ये कुछ कंट्रीज ने इसमें चेंजेस लाई, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं मोस्टली जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज, उनको इन गाइडलाइंस के बाद कोई चेंज नहीं करनी पड़ी क्योंकि वो उससे पहले भी यही सिस्टम फॉलो करते थे और आज की डेट में भी वो यही सिस्टम फॉलो करते थे। ठीक, तो देखिए एक और चीज़ है जो आपने गाइडलाइंस के बारे में कहा, ये बहुत क्रूशल है, चाहे वो इंटर्नशिप की ड्यूरेशन हो या बाकी कोर्स हो कैसे। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जब भी एडमिशन का टाइम आता है, नीट हो जाता है, तो सभी पेरेंट्स वो एक रेस में होते हैं या बच्चे भी, बिकॉज दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम, या बहुत सारों का ऑलरेडी प्लान होता है कि नहीं वी विल गो अब्रॉड। तो उस टाइम में मुझे लग रहा है कि वो एक अलग किस्म की रेस होती है कि यहाँ पे इतना ट्यूशन फी है, यहाँ पे यू शुड गो देयर। तो वो कहीं ना कहीं वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि कहाँ पे मुझे कितना पे करना है, कहाँ पे ड्यूरेशन कितनी है। सो व्हाट डू यू सजेस्ट टू दोज पेरेंट्स, टू दोज स्टूडेंट्स कि क्या उनका बेसिकली उनका जो पाथवे है वो क्या होना चाहिए? देख लीजिए, कॉस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर और कॉस्ट ही वो फैक्टर है जो बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है क्योंकि इंडिया की मेडिकल एजुकेशन जो है इट इज़ वेरी कॉस्ट इनहिबिटिव इन प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट में तो खैर फ्री है बट दैट नीड्स अ लॉट ऑफ मेरिट, बट प्राइवेट सेक्टर में इट इज़ अ बिट कॉस्ट इनहिबिटिव। तो यही एक फैक्टर है जो बच्चों को बाहर जाने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन इसमें भी पेरेंट अब ये देखना चाहता है कि सबसे सस्ता कहाँ पे है, लेकिन मैं उनको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि सबसे सस्ता हर वक्त अच्छा नहीं होता है। तो हमें ये आज की डेट में हमें ये नहीं देखना है कि सस्ता कहाँ पे है। आज की डेट में हमें ये देखना है कि एनएमसी की गाइडलाइंस 101% इन ट्रू दिस लेटर एंड स्पिरिट कहाँ हमारी फॉलो हो रही है। इसके जो पॉइंट्स हैं, देयर आर अराउंड 6 पॉइंट जो हमें देखने हैं कि वो 6 के 6 पॉइंट्स उस कंट्री में, उस कॉलेज में, उस इंस्टीट्यूशन में फॉलो होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी वो कॉलेज लैक कर रहा है रिगार्डिंग दीज गाइडलाइंस तो खुदा ना खास्ता हमारी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं रहेगी एंड इट विल बी अ ग्रेट रिस्क एंड इट विल बी द लॉस ऑफ टाइम एंड लॉस ऑफ मनी। आप ये 6 जो आपने कही गाइडलाइंस, इवन दो वी डिड टॉक अबाउट दैट, मैं चाहती हूँ आप एक बार में ये 6 प्रोविजंस हमें बता सकते हैं। पहले हमें ये देखना है कि ये गाइडलाइंस क्या है। इसमें सबसे बड़ा ये है कि जो हमारा एमबीबीएस का कोर्स उस कंट्री या उस कॉलेज में हो ये 54 मंथ्स या उससे ज्यादा होना चाहिए। नंबर 2, जो उनकी इंटर्नशिप है वो इंटर्नशिप कोर्स वर्क के बाद अलग से होनी चाहिए। दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ दीज 5 years। और हमारी वो एमबीबीएस की सर्टिफिकेट एक सेपरेट होनी चाहिए और इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट हमारी एक सेपरेट होनी चाहिए। इसमें एक और ये भी है कि जो हमारा वहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, जो हमारी बुक्स हैं, जो हमारे एग्जाम्स हैं, दे शुड बी इन इंग्लिश ऑनली। इसके बाद एक और जो बहुत अहम पॉइंट है जो अक्सर बच्चे
समझना नहीं चाहते हैं या अक्सर लोग उनको बताना नहीं चाहते हैं, वो ये है कि उस कंट्री का सिलेबस एंड करिकुलम दैट शुड बी अलाइन्ड विद इंडियन सिलेबस एंड करिकुलम, जो इस एनएमसी गैजेट लाइन में मेंशन किया गया है कि दैट शुड बी एग्जैक्टली विद अलाइन्ड विद द शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल। शेड्यूल 1 का मतलब ये है कि जो सिलेबस, हमें इन शॉर्ट में आपको समझाता हूं कि जो सिलेबस इंडिया में पढ़ाया जाता है, एग्जैक्टली वही सिलेबस, एग्जैक्टली वही सब्जेक्ट उस कंट्री में भी पढ़ाए जाने चाहिए और उसी सिस्टम में पढ़ाए जाने चाहिए। शेड्यूल 1 में हमें यही मेंशन करके हैं। और उसके अलावा जो एक अहम गाइडलाइन है वो ये है कि उस कंट्री के, जब आप अपना एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट करेंगे, एमबीबीएस करने के बाद आप वहाँ इंटर्नशिप करेंगे, उसके बाद आपको उस कंट्री की रजिस्ट्रेशन लेनी है या उस कंट्री की लाइसेंस लेनी है जो उस कंट्री का प्रोविजन हो। कुछ कंट्रीज का प्रोविजन है वो आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन देते हैं, कुछ कंट्रीज का प्रोविजन है कि वो आपको वहाँ की लाइसेंस देते हैं। लेकिन जो कंट्रीज लाइसेंस देती है वो उस लाइसेंस के लिए आपका एक अलग से एग्जाम करती है। एमबीबीएस में एडमिशन करने से पहले आपको ये देखना है कि उस कंट्री में आपको रजिस्ट्रेशन मिलती है विदाउट एनी फर्दर एग्जाम्स, या लाइसेंस मिलता है विदाउट एनी फर्दर एग्जाम्स, या लाइसेंस के लिए भी आपको कोई अलग से एग्जाम देना है। क्योंकि अगर आपको लाइसेंस के लिए एग्जाम देना है, दैट विल अगेन कॉस्ट यू 6 months, क्योंकि नॉर्मली वो एग्जाम, जो लाइसेंस एग्जाम्स होते हैं वो 6 महीने के बाद होते हैं, और अगर आपने उस एग्जाम में बैठना है तो आपको 6 महीने के बाद वो एग्जाम देना है। और अगर उस एग्जाम में आप पास नहीं हो गए, आपको रिपीट करना है वो एग्जाम जब तक आपकी वो लाइसेंस आपको अवार्ड नहीं होती है। वो हो सकता है आपको पहले अटेम्प्ट में मिले, वो हो सकता है आपको दूसरे अटेम्प्ट में मिले, वो हो सकता है आपको तीसरे अटेम्प्ट में मिले, और तब तक आपको उसी कंट्री में रहना है या वापस जाना है उस लाइसेंस एग्जाम देने के लिए, आपको वापस जाना है। और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें आपको कोई फर्दर एग्जाम नहीं देना है, आपको एमबीबीएस और इंटर्नशिप के बाद ऑटोमेटिकली परमानेंट रजिस्ट्रेशन वहां की मिलती है। और इसी गाइडलाइन का एक अहम पहलू ये है जो मैं आपको यहाँ पे और अपने नाज़रीन को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इसमें ये प्रोविजन है कि दैट रजिस्ट्रेशन एंड दैट लाइसेंस शुड बी एट पार विद द रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री। यानी आपको वही रजिस्ट्रेशन, वही राइट्स ऑफ प्रैक्टिस मिलने चाहिए जो उस कंट्री के सिटीजन्स को मिलेंगे जो उस कंट्री में वो एमबीबीएस का कोर्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये बात बताना बहुत जरूरी है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने लोकल बच्चों को, जो उस कंट्री के अपने लोकल स्टूडेंट्स हैं, उनका एक अलग करिकुलम है, उनका एक अलग सिलेबस है, उनकी एक अलग टाइम ड्यूरेशन। यानी मैं ये समझाने के लिए आपको ये बोलूं कि हमारे बच्चों को तो हमारे बच्चे मतलब कि इंडियन बच्चों को वो 5 साल प्लस 1 साल की इंटर्नशिप कराते हैं, लेकिन जो उनका अपना स्टूडेंट है उनके लिए ये प्रोविजंस नहीं है। उनको वो इंटीग्रेटेड 6 साल का एमबीबीएस का डिग्री दे देते हैं, उनके लिए इंटर्नशिप की कोई अलग से प्रोविजन नहीं है, या उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, वो अपनी मदर टंग में पढ़ते हैं और हमारे बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं। यहाँ पे मेरा एक ये है एक पॉइंट, बड़ा जो वैलिड पॉइंट है जो पेरेंट्स को समझना चाहिए। अगर उनकी कोर्स ड्यूरेशन डिफरेंट है, उनकी इंटर्नशिप डिफरेंट है, हाउ दैट कंट्री कैन गिव यू द लाइसेंस और हाउ दैट कंट्री कैन गिव यू द रजिस्ट्रेशन विच विल बी एट पार विद द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री। अगर उनका कोर्स आपके साथ मिलता जुलता नहीं है, अगर उनके लोकल बच्चों का कोर्स आपके साथ मिलता जुलता नहीं है, अगर उन बच्चों का सिलेबस आपके साथ मिलता जुलता नहीं है, अगर उन बच्चों की इंटर्नशिप इंडियन स्टूडेंट्स के साथ मिलती जुलती नहीं है, इन अ वे दोज कंट्रीज फॉलो टू डिफरेंट सिस्टम्स। वन सिस्टम इज जो वो हमारे बच्चे के लिए, जो वन सिस्टम इज टू द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री एंड वन सिस्टम इज फॉर द इंडियन सिटीजन्स। एंड लेटर ऑन Government of India asks you to get a registration or to get a license which will be at par with the citizens of that country. ये यहाँ पे सोचने की बात है। अगर कोई कंट्री 2 अलग अलग सिस्टम फॉलो कर रही है, अपने लोकल सिटीजन्स के लिए उनका एक अलग सिस्टम है और इंडियन सिटीजन्स के लिए उन्होंने एक अलग सिस्टम डिवाइस किया है, और वो सिस्टम उन्होंने डिवाइस इसलिए किया है so that they can align their system to the FMGL guidelines to 2021। पहले उनके पास ये सिस्टम नहीं था। पहले वो जो अपने बच्चों को पढ़ाते थे वो
इंडियन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते थे। लेकिन जब FMGL गाइडलाइन आ गया तो उन्होंने इस गाइडलाइन को इसके कंडीशंस फुलफिल करने के लिए खाली और खाली इंडियन सिटीजन्स के लिए एक नया सिस्टम डिवाइस किया, जबकि अपने सिटीजन्स के लिए उनका पुराना सिस्टम ही चल रहा है। यहाँ एक बात मैं यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ, मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं या जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा फलानी भाई, हमारा फलानी दोस्त इस कंट्री में पढ़ रहा था, इस कॉलेज में पढ़ रहा था, वो यहाँ पे डॉक्टर बन गया, उसको तो कोई दिक्कत नहीं। आप हमें आज नई सिचुएशन क्या बोल रहे हो? वो ये चीज अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं कि जो बच्चा 18 नवंबर 2021 के बाद से पहले गया उसके लिए एक अलग रूल था, उसके लिए एक अलग लॉ था। जो 18 नवंबर 2021 के बाद कोई इंडियन सिटीजन बाहर MBBS अब्रॉड करने के लिए गया, वो तो अभी वापस आया ही नहीं। तो इस एक्ट के अंदर जो बच्चे आ गए वो तो 2027 या 2028 से आना शुरू करेंगे। तो तब देखा जाएगा कि जो बच्चा किसी पर्टिकुलर कंट्री में पढ़ रहा है उसके साथ NMC क्या व्यवहार कर रही है, उसके साथ NMC क्या बिहेवियर करेगी, उसको क्या बोलेंगे कि आपकी डिग्री वैलिड है कि नहीं है। मतलब जो भी यहाँ से बच्चा जाए उसको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहली बात, जो सारे सिस्टम है, चाहे वो करिकुलम हो, चाहे वो ड्यूरेशन हो, इंटर्नशिप हो, कोर्स वर्क हो, तो सेम होना चाहिए, इंडिया के साथ अलाइन होना चाहिए, शुड बी इक्विवेलेंट। एंड द सेकंड थिंग, इट शुड बी सेम विद देयर सिटीजंस, ये दो अलग नहीं होने चाहिए। इट शुड बी सेम विद द सिटीजंस ऑफ दैट कंट्री, बिकॉज वी हैव टू गेट अ रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस, वी शुड बी पार विद द सिटीजंस ऑफ दैट कंट्री। अगर वो एट पार नहीं है तो आवर डिग्री इज नॉट वैलिड। ठीक, देखिए एक और चीज़ है, हम बात कर रहे थे बेसिकली जो कई लोग प्रेफर करते हैं, वो बजट देखते हैं कि कहाँ पे कम ये है, मतलब कॉस्ट फैक्टर, कहीं कोई एडवर्टाइज करा रहा है कि कम पैसों में आपका MBBS हो जाएगा। सो ये चीज़ हमें गाइडलाइंस ध्यान रखनी है। फिर इसके साथ साथ मैंने देखा यूनिवर्सिटीज़, देखिए यहाँ पे जो लोग कर रहे हैं फॉर बिजनेस, बट एट टाइम्स यूनिवर्सिटीज भी वो लुक्रेटिव ऑफर्स देते हैं पेरेंट्स को कि इतने ड्यूरेशन में इतने पैसों में ये हो जाएगा। तो एक स्टूडेंट कैसे वेरीफाई करे, बिकॉज सामने व्हेन यू से इट्स अ यूनिवर्सिटी, बट एक पेरेंट को लगे कि तो यूनिवर्सिटी है, इट इज नॉट अ बिजनेसमैन देयर कि ये अपने पैसों के लिए, इवन दो वी नो यूनिवर्सिटी भी वो जो लुक्रेटिव ऑफर्स देते हैं वो क्यों ही देते हैं, बट मुझे लग रहा है कई पेरेंट्स को ऐसा लग सकता है कि नहीं यूनिवर्सिटी है, ये लोग तो कुछ गलत नहीं करेंगे, अब ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं 6 साल में इतने पैसों में MBBS हो जाएगा तो हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंटली कैसे एक बच्चा वेरीफाई करे? देख लीजिए, इंडिपेंडेंटली इट्स नॉट सो टफ टू वेरीफाई इट। सिंपली एक बच्चा अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जो उस कंट्री की का इंडियन हाई कमिश्नर होगा वो उनको एक मेल डाल सकता है कि ये यूनिवर्सिटी या ये इंस्टीट्यूशन इन गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। अगर उस मेल का जवाब आ गया, वो मेल की एक कॉपी अपने पास एज अ प्रूफ रख सकता है। कल को अगर उसको कोई इशू आ जाता है, ही कैन शो दैट ईमेल एज अ प्रूफ लेटर ऑन कि मैंने ये चीज़ें वेरीफाई की थी। लेकिन अदरवाइज भी दीज आर ऑल वेरीफाइबल थिंग्स, ये सारी चीजें वेरीफाइबल हैं। बच्चा ये देख सकता है कि जो बच्चा इन गाइडलाइन से पहले आ गया उसके पास जाए, उसके डॉक्यूमेंट्स वो चेक करें कि उसको अलग इंटर्नशिप मिली थी, उसका जो कोर्स करिकुलम था वो कितने टाइम का था, उसको एक अलग रजिस्ट्रेशन मिली थी और वो रजिस्ट्रेशन एट पार विद द सिटीजंस ऑफ दैट कंट्री हैं। ये उसको थोड़ा सा, क्योंकि जो ड्यू डिलिजेंस है, ड्यू डिलिजेंस बच्चे को करनी है और पेरेंट्स को करनी है। मैं एज अ कंसल्टेंट कुछ भी बोल सकता हूँ, दो नहीं बोलना चाहिए हमें। वी हैव टू बी वेरी फेयर एंड वी शुड बी लॉ अबाइडिंग, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी बच्चा हमारे पास आए हम उसको प्रॉपरली गाइड करें, चाहे वो हमारे पास फिर हमारे थ्रू एडमिशन कराए या ना कराए, बट वी शुड मेक हिम अवेयर ऑफ द रूल्स एंड द रेगुलेशंस। अब ऑलमोस्ट ऑल, आई होप कि ऑल कंसल्टेंट्स यही करते हैं, लेकिन बच्चे को भी और पेरेंट को भी खुद ये चीज़ें वेरीफाई करनी है। देखिए एक और बात आती है, जो स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, बिकॉज मुझे लग रही है पहले ही इनको काफ़ी चीज़ें वेरीफाई करनी है। लाइक जो हमारा पूरा डिस्कशन इसी मुतालिक था कि कितनी क्या क्या डिस्कस करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, वहाँ से लाइसेंसिंग के लिए एग्ज़ाम, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एग्ज़ाम होगा, उसके बाद व्हेन दे रिटर्न आफ्टर वी से 6 years, क्योंकि 5 साल का कोर्स वर्क है, 1 साल की इंटर्नशिप है, उसके बाद मुझे लगता है यहाँ पे वापस आके भी देर आर एग्जाम्स, ताकि वो डिग्री वैलिड हो। तो आप हमें बताएं कि प्रॉपर वो एग्जाम लाइसेंसिंग के बारे में, वो डिग्री जो वो अब्रॉड हासिल कर रहे हैं वो
कब इतनी तैयार हो सकती है या वैलिड हो सकती है कि वो प्रैक्टिस कर सके? देख लीजिए, अब जो नया सिस्टम है इसमें कि पहले आपको वहाँ 6 साल देने, जिस भी कंट्री में आप जाएंगे वहाँ 6 साल आपको 5+1 के सिस्टम में जाना है मिनिमम। तो उसके बाद आपको यहाँ आके अभी जो एग्जाम हमारा हो रहा है उसको हम FMG टेस्ट बोलते हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इन द कमिंग ईयर्स दिस FMG विल बी रिप्लेस्ड विद अनदर एग्जाम विच विल बी कॉल्ड एज नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट। और उन बच्चों को जो बाहर से पास करके आएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली उन बच्चों को जो इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको एक ही टेस्ट में बैठना पड़ेगा जिसको हम नेक्स्ट बोलते हैं, नेशनल एग्जिट टेस्ट। वो इमीडिएटली जब वो वहां से ये करेंगे, अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, दे विल बी एलिजिबल फॉर सिटिंग इन द नेक्स्ट। बट वही बच्चे नेक्स्ट में बैठ सकते हैं जिनकी डिग्रीज एज पर FMGL गाइडलाइंस वैलिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को लगता है हम कहीं भी जाएंगे हमें नेक्स्ट पास करना है, नेक्स्ट अगर हमने पास किया हमारी डिग्री वैलिड होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वही बच्चे नेक्स्ट एग्जाम में बैठ सकते हैं जिनकी डिग्रीज FMGL गाइडलाइन 2021 के हिसाब से इक्विवेलेंट होगी इंडियन MBBS के बराबर। उन्हीं बच्चों को नेक्स्ट के एग्जाम में बैठने देंगे, एंड जब वो नेक्स्ट 1 का एग्जाम पास करेंगे देन दे हैव टू रिपीट एन इंटर्नशिप इन इंडिया। उसके बाद उनको नेक्स्ट 2 में बैठना। नेक्स्ट 2 इज लाइसेंस एग्जामिनेशन, या PG के लिए वो एक एग्जामिनेशन है। आफ्टर क्लियरिंग नेक्स्ट 2 दे विल बी एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन इंडिया। ठीक, it will be happening in some years maybe. It is going to happen in next few years. ठीक, next the system is going to change in next few years. But फिलहाल के लिए जो FMGL है तब तक के लिए क्या प्रोसेस है? फिलहाल के लिए बच्चा वहां से कंप्लीट करके आ गया, MBBS उसने किया, चाहे 4.5 साल का किया, 5 साल का किया, 6 साल की किया, whatever is there, और 1 साल की इंटर्नशिप की। एंड यहाँ ये बताना भी जरूरी है, देयर आर सम कंट्रीज जो 1 साल की इंटर्नशिप नहीं देते हैं, वो 2 साल की इंटर्नशिप देते हैं। 5 साल का MBBS कराते हैं, 2 साल की इंटर्नशिप, क्योंकि उन कंट्रीज में 1 साल की इंटर्नशिप का कोई प्रोविजन है नहीं। तो बच्चों को ये भी देखना है कौन सी कंट्री 1 साल की इंटर्नशिप देती है, कौन सी कंट्री 2 साल की इंटर्नशिप देती है, क्योंकि जो 2 साल की इंटर्नशिप देगी वहां उस कंट्री में फिर आपको 7 साल रहना है। जो 1 साल की इंटर्नशिप देगी उस कंट्री में आपको 6 साल रहना है। उस इंटर्नशिप के बाद आपको यहाँ पे जो भी एग्जाम होगा, चाहे उस टाइम पे FMG एग्जाम होगा वो क्लियर करना है, या अगर तब तक नेक्स्ट इंप्लीमेंट हो गया होगा तो आपको नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटर्नशिप रिपीट करनी है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस इंटर्नशिप यू कैन गेट अ रजिस्ट्रेशन एज अ डॉक्टर इन इंडिया। देखिए, आपने अभी बात कही कि कुछ कंट्रीज में इंटर्नशिप 2 साल की भी होती है, तो आपको साथ रहना है उस कंट्री में। इज इट अ प्रॉब्लम और इज इट फाइन? नहीं, वो बच्चे को देखना, इफ देयर इज अ 2 years इंटर्नशिप, इफ इट इज अ टेररिस्ट इंटर्नशिप, उनका 1 और साल वेस्ट हो जाएगा, उनका 1 और एक्स्ट्रा साल लग सकता है। आई डोंट थिंक कि बच्चों को 1 और साल, क्योंकि इट्स ऑलरेडी अ वेरी लेंथी कोर्स, मुझे नहीं लगता उनको वहां 1 और साल बैठना चाहिए। उनको चूज करना चाहिए वो कंट्री जिसमें शॉर्टर टर्म का कोर्स हो, लेकिन शॉर्टर टर्म का कोर्स विद अलाइनमेंट विद द FMG गाइडलाइंस। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि 7 साल, बट लाइक NMC की तरफ से उसमें कोई इशू नहीं होगा इफ दे स्पेंड 2 years? नहीं, LMC की तरफ से उसमें कोई इशू नहीं होगा कि देयर इंटर्नशिप के साथ 4 years, खाली ये है कि बच्चे का 1 और साल एक्स्ट्रा लग जाएगा। अच्छा, ठीक। देखिए, मेरा एक और सवाल है, किसी बच्चे ने MBBS किया और फॉर सम रीजन, जैसे किसी ने माइग्रेशन कर लिया, किसी ने ऐसी जगह में कोर्स कर लिया विच इज नॉट वैलिड इन इंडिया, बट दे कैन हैव दिस डिग्री एज वैलिड आउटसाइड इंडिया? No, outside India there's a system. If they want to go to some other country, their degrees are valid. In most of the countries their degrees are valid. लेकिन उसमें ये है कि उन कंट्रीज के भी एग्जाम होते हैं। हाँ। ये नहीं कि आप अपनी MBBS डिग्री आपकी इंडिया में वैलिड नहीं है, आप किसी कंट्री में जाएंगे तो आप वहां जाके डॉक्टर कहलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उन कंट्रीज के भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अक्सर ये है कि जिस भी कंट्री में आपको बाद में जाना है वो भी एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं। अगर उन कंट्रीज के एग्जाम आपने पास किए, यू विल बी अ डॉक्टर इन दोज कंट्रीज। अगर आपने वो लाइसेंस एग्जाम जो उनके होते हैं वो आप पास नहीं कर पाए तो आपकी डिग्री वहां चलेगी नहीं। लेकिन एनी केस एक बच्चे को बिल्कुल वो उसको मतलब अपना MBBS शुरू करने से पहले ही देखना है कि मैं फिर इंडिया वापस आ पाऊंगा, नहीं आ पाऊंगा तो कहाँ जा पाऊंगा। ये सबसे पहले बच्चे का पाथवे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसका अपना कोर्स उसका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और 6 साल के बाद मैं कहाँ हूँगा। अगर इंडिया में मेरी डिग्री वैलिड नहीं है
तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं। ये बच्चे को पहले अपने आप को अवेयर रखना है कि इन चीज़ों में उसको अवेयर रखना है कि मेरे लिए। और बीच में मैं वो एक पॉइंट कहना भूल गया कि जो एनएमसी की गाइडलाइन है उसमें ये भी है कि अब 2000 अब जो भी बच्चा बाहर जाएगा एमबीबीएस करने के लिए उसको नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। पहले 2020 से पहले ये नहीं था। रादर मैं कहूँगा 30 ऑफ मई 2019 तक जो भी बच्चा गया उसको नीट क्वालिफाई करना कोई कंपलसरी नहीं था, लेकिन 30 मई 2019 के बाद जो भी बच्चा गया उसको नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी था। और आज भी जो बच्चे जाएंगे उनको पहले ही स्टेप में ये देखना है कि वही बच्चा बाहर जाए जो नीट क्वालिफाई कर पाएगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा विदाउट क्वालिफाइंग नीट बाहर गया उसकी डिग्री इंडिया में किसी भी सूरत में वैलिड नहीं रहेगी। देखिए, मेरा एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आई एम श्योर कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें पूरी तरीके से ये, जैसा कि आपने कहा, इन गाइडलाइंस के वो बोलते हैं कि हमें पता है, बट दे डोंट रीड बिटवीन द लाइंस, दे डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेज। इवन दो हमने अभी वो पहला बैच नहीं देखा वहां से वापस जो 2021 के बाद गया, सो वी डोंट नो द प्रॉब्लम्स येट। मे बी देयर आर नो प्रॉब्लम्स, बट देयर इज अ चांस देयर आर प्रॉब्लम्स। तो आपने इन पिछले कुछ सालों में ऐसे किसी स्टूडेंट को देखा, कोई ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे बच्चे ने किसी कंट्री में एडमिशन लिया बट दे वर नॉट अवेयर ऑफ द एनएमसी गाइडलाइंस एंड उस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई? या देयर आर सम स्टूडेंट्स के जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में पढ़ रहे थे, फिर उनको लगा कि ये पहले यहाँ जाने से पहले उनको ये बोला गया था कि ये पूरी एफएमजीएल गाइडेंस को सेटिस्फाई करती है, लेकिन फिर उनको वहाँ जाके पता लगा कि ये सारा सिस्टम ही एफएमजीएल के गाइडेंस के हिसाब से नहीं है। फिर वो किसी और कंट्री में चले गए, लेकिन उसमें ये है कि उनको फिर से फर्स्ट ईयर से ही कंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि अगर उन्हें कोई 1 साल 6 महीने उस कंट्री में दिए थे तो वो उनको किसी काम नहीं आए, क्योंकि माइग्रेशन इज नॉट अलाउड। तो उनको अगर किसी और कंट्री में भी हमने भेजा, उनको हमने भेजा एज अ फ्रेश स्टूडेंट, नॉट एज अ माइग्रेटेड स्टूडेंट कि 1 साल वहाँ किया फिर दूसरे साल वहाँ पे चले गए। ऐसा हुआ है कुछ स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि पहले उनको ये पूरी पिक्चर उनके पास क्लियर नहीं थी, लेकिन किसी कंट्री में किसी कॉलेज में जाके उनको थोड़ा सा आइडिया लगा कि हमें लगता है कि ये एफएमजीएल गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है, देन दे शिफ्टेड टू सम अदर कंट्री बट एज अ फ्रेश स्टूडेंट, नॉट एज अ माइग्रेटेड स्टूडेंट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के इस एपिसोड से एक चीज़ हमें बहुत क्लियर हो चुकी है कि जो अब हम एमबीबीएस के लिए दूसरी कंट्री में जाने का सोचते हैं, तो सिर्फ ये नहीं देखना है कि मुझे उसमें कॉस्ट कितना इनकर होगा। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो वहाँ का कोर्स वर्क है, क्या वो एनएमसी रिकॉग्नाइज करती है, जो वहाँ पे जो डिग्री है, क्या वापस आके वो मुझे यहाँ पे वैलिड होगी या नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आज का डिस्कशन है वो आपके लिए काफ़ी मुफीद रहा होगा, और हमें अपने कमेंट ज़रूर बताएं, अपने सवाल ज़रूर बताएं, ताकि हम करियर टॉक्स के अगले एपिसोड्स में उनका जवाब ढूंढें। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।